विशाल काले मैदान में रोशनियां टिमटिमा रही थीं। विशाल मैदान के कई 100 फीट ऊंचे गुंबद में रात के प्रकाश के असंख्य मोती जुड़े हुए थे। पूरा गुंबद मोतियों की चमक से झिलमिला रहा था। चमकदार रोशनी की किरणें काले फर्श पर चमक रही थीं, जिससे उसे ठंडी चमक मिल रही थी। बड़े मैदान के अंदर माहौल कुछ तनावपूर्ण था। बड़े मैदान के केंद्र में दो आदमी अपनी बाहें मोड़कर खड़े थे और वो धीरे धीरे आ रहे राम को ठंडी और दया भरी नजर से देख रहे थे। एक क्षण के बाद उन लोगों में से एक ने, जिसके चेहरे पर तलवार का निशान था, अपना मुंह खोला। उसकी आवाज गहरी और कर्कश थी, जिसके कारण कोई भी उनके सामने बोलने का साहस नहीं कर सकता था। मैं तुम्हें जानता हूं राम राजशेखर, एक प्रभावशाली व्यक्ति जो हाल ही में शुद्धिपुरम में अचानक उभरा है। बड़ी कम उम्र में तुमने बहुत शक्तियां भी प्राप्त कर ली हैं। सुना है तुम्हारे ही परिवार का एक बहुत ही ताकतवर योद्धा है, वो भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाया। उस आदमी की बातों से राम इतना जान गया कि वो मेघनाथ की बात कर रहा है, क्योंकि पूरे राजशेखर परिवार में एक मेघनाथ ही है जो राम के खिलाफ है। जख्मी चेहरे वाले आदमी की आवाज सुनकर राम के कदम रुक गए। वो अब उसी तरह बड़े मैदान के केंद्र में खड़ा था और अपने सामने दो व्यक्तियों की ओर देख रहा था। राम नहीं जानता था कि वो लोग कौन थे, पर वो इतना जानता था कि इस तरह की स्थिति का सामना करना उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। फिर भी उसका चेहरा शांत रहा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप दोनों परशुराम भूमि से ही हो। कौन हो तुम दोनों? राम ने उन्हें पहचान लिया, पर वो उनका नाम नहीं जानता था। मैं चिन्ना हूं और ये शाही है, जख्मी चेहरे वाले आदमी ने राम से कहा। उन दोनों को अपनी ताकत पर बहुत ही गर्व था। अरे, जब से तुमने हमारा नाम सुना है तुम्हें एहसास हो गया होगा कि तुम कितने बदकिस्मत हो। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि तुम वास्तव में बदकिस्मत हो कि तुम हम दोनों के सामने हो, जख्मी चेहरे वाले चिन्ना ने राम से कहा। चिन्ना की बात से शाही के चेहरे पर भी राक्षसी मुस्कान आ गई, लेकिन राम ने अपने चेहरे की मुस्कान को हिलने नहीं दिया। राम, मुझे पता है कि तुम्हारे पास कुछ तरकीबें हैं। अगर हम आमने सामने लड़ें तो शायद हम में से कोई तुम्हें हरा ना सके। हालांकि इस बार आसमान हमारे पक्ष में है, जिससे हम दोनों को पहले दौर में ही तुमसे मिलने का मौका मिला है। एक ही भूमि से होने के कारण जरूर हमारा परिचय पुराना है। एक दूसरे के साथ हमारे दर्जनों वर्षों के परिचय को देखते हुए लगता है कि लड़ाई दिलचस्प होगी। अगर तुम खुद पीछे हट जाओगे तो हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन तुम लड़ना चाहोगे तो फिर आगे जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे, चिन्ना ने राम से कहा। ईमानदारी से कहें तो शुद्धिपुरम में इस जोड़ी की प्रतिष्ठा राम से अधिक थी। राम तो अभी अभी इतना आगे आया था। राम ने अपनी पहचान बनाई थी। फाइट के अभ्यास के लिए भी शुद्धिपुरम में सभी राम को अपना गुरु मानते थे। राम ने अपने से भी ज्यादा शक्तिशाली योद्धाओं को भी धराशायी किया है, और इसी तरह राम ने अपनी शक्ति और ताकत से पूरे शुद्धिपुरम में अपना नाम बनाया था। लेकिन बीजों की लड़ाई में बहुत अलग अलग संप्रदाय से अलग अलग योद्धा आए थे। बीजों की लड़ाई में किसी भी भागीदार से निपटना आसान नहीं होगा, और जो सामने वाले भागीदार से निपट नहीं सकता उसे यहां इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का हकदार नहीं समझा जाता। चिन्ना और शाही की बातें सुनकर राम थोड़ा मुस्कुराया। दोनों की बर्फीली निगाहों के नीचे राम ने धीरे से अपना सर हिलाया और कहा, क्षमा करें, इस बार 100 साम्राज्य युद्ध प्लेसेस में से एक प्लेस मेरा है। राम की आवाज में एक अलग ही आत्मविश्वास था। हम दोनों भी ये कहने के लायक नहीं हैं कि हम जीतेंगे। यहां तक कि तुम्हारे परिवार के मेघनाथ राजशेखर खुद इस प्रतियोगिता में एक बार हार चुके हैं, और तुम जो अभी अभी उभर कर आए हो उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड है कि वो जीत कर जाएगा, शाही ने कहा। मेघनाथ चाचा जीत नहीं पाए, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी जीत नहीं पाऊंगा। हार और जीत योद्धा पर निर्भर करती है। माना वो मेरे चाचा हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि उनकी हार मुझ पर भी आएगी। हार और जीत जायदाद नहीं है जो परिवार में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मिले, राम ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। आजमाना चाहते हो तो तुम दोनों आजमा सकते हो, राम ने कहा। इन शब्दों को सुनकर चिन्ना और शाही की आंखों में एक ठंडी नजर आ गई। राम के रवैये से स्पष्ट हो गया कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, क्योंकि मामला यही था, वो उसे तभी तक पीट सकते थे जब तक वो आज्ञाकारी होकर चला ना जाए। हम दोनों ने तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश की है, फिर भी तुम
हमारे अच्छे इरादों को नहीं पहचान पाए। अगर ऐसा है तो हमें निर्दयी होने का दोष मत देना। चिन्ना और शाही दोनों अचानक आगे बढ़े। तुरंत उनके शरीर से दो शक्तिशाली आभाएं प्रवाहित हुई। दोनों स्पष्ट रूप से बहुत अच्छी तरह से समन्वित थे और यहां तक कि वो जिन गुप्त कलाओं का अभ्यास करते थे वो भी कुछ हद तक समान थी। जिस क्षण उनके आभा मंडल उभरे, उनके आभा मंडल के एक साथ मिलने के हल्के संकेत मिले। शक्ति का यह प्रदर्शन बिना किसी बराबरी के अत्याचारी था। भले ही उन्होंने इस तरह से बात की थी, लेकिन अपने दिल की गहराई में वो जानते थे कि राम को कम नहीं आंका जा सकता। आखिरकार जिन लोगों ने उसे यहां तक पहुंचाया वो महान शुद्धिपुरम की युवा पीढ़ी की बेहतरीन प्रतिभाएं थीं। वो न केवल उल्लेखनीय रूप से प्रतिभाशाली थे, बल्कि उनके चरित्र, बुद्धिमत्ता और अन्य गुण भी असाधारण थे। इसलिए वो किसी भी योद्धा को कम समझने की भूल नहीं करते थे। उनकी बढ़ती आभा के साथ अपराजित शक्ति की लहरें भी थी। जैसे ही उन दोनों ने अपनी मुट्ठियां बंद की, उनके हाथों पर दो बड़े बड़े काले हथौड़े प्रकट हुए। जैसे ही विशाल हथौड़े प्रकट हुए, उन दोनों के शरीर एक ही समय में आगे बढ़े, एक बाईं ओर और दूसरा दाईं ओर, जिससे एक चाप बन गया। उनके हाथों में हथौड़े भयंकर शक्ति से भरे हुए थे और वो बिजली की गति से राम की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। दोनों आदमी काफी ताकतवर थे। हथौड़ों की आवाज ने हवा को चीर दिया। भारी हथौड़ों के नीचे हवा की एक बड़ी यू आकार की परत ने आकार ले लिया। दोनों के ऐसे क्रूर हमलों के जवाब में राम पीछे नहीं हटा, बल्कि एक कदम आगे बढ़ गया। उसके शरीर में जोरदार अपराजित शक्ति का निर्माण शुरू हो गया, जो कई घूमते अपराजित शक्ति के चक्रवातों में बदल गया। उसका चेहरा शांत था, क्योंकि हाथों की मुट्ठियों में कस गया था और विस्फोटक तरीके से मुक्का मारा गया था। राम की दोनों मुट्ठियां आने वाले हथौड़ों से जोर से टकराई। तुरंत दो धातुओं की वस्तुओं के आपस में टकराने की आवाज बड़े मैदान में गूंज उठी। संपर्क के बिंदु से एक शक्तिशाली बल फूटा, जिससे विशेष काली धातु के फर्श पर बारीक दरारें बन गई। बल के भयानक विस्फोट के तहत दो विशाल हथौड़ों को राम की मुट्ठियों से अलग कर दिया गया। चिन्ना और शाही दोनों के चेहरे पर घबराहट उभर आई। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि राम उन पर हावी होने के लिए केवल मुक्कों का इस्तेमाल करेगा। राम के मुक्कों का जोर इतना होगा, इस बात का उन्हें अंदाजा भी नहीं था। अच्छा, कोई आश्चर्य नहीं कि मेघनाद भी तुम्हें संभाल नहीं सकता। तुम सच में बहुत मजबूत हो। चिन्ना और शाही स्पष्ट रूप से युद्ध के दीवाने थे। ये देखकर कि राम कितना मजबूत था, उनकी आंखें जोश से चमक रही थी। एक झटके के साथ उनके शरीर का विस्तार होने लगा और उनकी त्वचा के नीचे काली रोशनी तैरने लगी, जिससे एक तीव्र शक्ति का एहसास हुआ। दोनों दहाड़ने लगे। तुरंत उनके शरीर कई बार विस्तारित होकर छोटे छोटे दिग्गजों के समान हो गए। काली रोशनी के धागे उनके शरीर के चारों ओर घूमने लगे थे, जिससे शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी। जाहिर तौर पर उन दोनों ने शारीरिक रूप से मजबूत मार्शल आर्ट का भी अभ्यास किया था। शारीरिक शक्ति में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं? राम हंसा, क्योंकि उसके हाथ की सीलें तेजी से बदलने लगी। जैसे ही राम के हाथ की सील बदली, उसका शरीर तुरंत फैल गया। शैतान वानर की विशाल छवि धीरे धीरे साकार होने लगी। राम द्वारा बनाई गई शैतान वानर की छवि व्यवहारिक रूप से वास्तविक से अलग नहीं थी। एक निश्चित दृष्टिकोण से ये एक जीवंत प्राचीन ड्रैगन वानर जैसा भी दिखता था। इसकी क्रूरता की आभा निश्चित रूप से उस प्राचीन ड्रैगन वानर से कम नहीं थी जिसे उसने मारा था। विशाल प्राचीन ड्रैगन वानर की तुलना में चिन्ना और शाही के शरीर बहुत अधिक महत्वहीन दिखाई दिए। जैसे ही उन्होंने ये दृश्य देखा, उनकी आंखों में डर उभर आया। उनके चेहरे और अधिक गंभीर हो गए। उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और बेरहमी से अपने पैरों से जमीन पर प्रहार किया, जिससे काले धातु का फर्श धूल में बदल गया, जबकि उनके हाथों में हथौड़े भी फैल गए। उन्होंने अपने हथौड़े लहराए और उन्हें सामने की जगह पर जोरदार तरीके से तोड़ दिया। जैसे ही दो हथौड़े गिरे, पूरा विशाल मैदान कांपने लगा। इसके तुरंत बाद असीमित काली रोशनी की दो किरणें हथौड़ों से निकली और एक विशाल पर्वत बन गया, जिसने बुरी तरह से राम को दबा दिया। राम के शरीर को ढकने वाले प्राचीन ड्रैगन वानर ने आकाश की ओर एक विशाल दहाड़ निकाली। वो दहाड़ किसी सच्चे शैतान वानर की दहाड़ जैसी थी। ऐसा लगा जैसे एक सच्चा ड्रैगन दहाड़ रहा हो। फिर उसने अपनी दो विशाल और मांसल भुजाएं फैलाई और काली रोशनी से बने पहाड़ को पकड़ लिया।
वह अतुलनीय रूप से ठोस काली धात्विक फर्श जहां शैतान वानर खड़ा था, इंच दर इंच दरक रहा था। दोनों के द्वारा प्रदर्शित मार्शल आर्ट ने एक ऐसा पहाड़ बना दिया था जो प्रारंभिक अभिव्यक्ति चरण के अभ्यासी को कुचलकर मौत के घाट उतारने के लिए पर्याप्त था। हालांकि राम का जादुई शैतान वानर दृढ़ता से पहाड़ का विरोध कर रहा था। शैतान वानर ने एक धक्का देकर काली रोशनी से बने पहाड़ को नीचे फेंक दिया। अचानक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और एक अतुलनीय विशाल सुनहरा मंच बन गया। अपनी दोनों भुजाओं का उपयोग करते हुए शैतान वानर ने सुनहरे मंच को पकड़ लिया और बेरहमी से चिन्ना और शाही पर एक हथियार की तरह फेंक दिया। ऐसी भयानक शक्ति को देखकर दोनों के चेहरे के भाव काफी बदल गए। उन्होंने जल्दी से अपनी अपराजित शक्ति इकट्ठा कर ली, क्योंकि उनके हाथों में मौजूद विशाल हथौड़े आने वाले सुनहरे मंच से जोर जोर से टकरा रहे थे। पूरे विशाल मैदान में एक तेज और स्पष्ट ध्वनि गूंज उठी, जिसके बाद एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग पूरे मैदान में बह गई। एक जबरदस्त ताकत ने उनकी बाहें ऊपर उठा दी, जिससे उनके चेहरों पर गंभीर भाव सदमे में बदल गया। उन्होंने शुरू में सोचा था कि शारीरिक ताकत उनकी ताकत थी, फिर भी राम ने अब तक जो ताकत दिखाई थी वो उनसे भी ज्यादा मजबूत साबित हुई, जबकि दोनों के हाथ प्रभाव से सुन्न हो गए थे। राम के जादुई शैतान वानर ने बिना रुके हमला करना जारी रखा। सुनहरे मंच पवन चक्की की तरह दोनों की ओर लगातार घूम रहे थे। शक्तिशाली शक्ति महान मैदान की हवा में विस्फोट पैदा कर रही थी। राम के ऐसे हिंसक हमलों के सामने दोनों ने अपने घुटने टेक दिए। इसी क्षण उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बातें कितनी मूर्खतापूर्ण थी। फिर सुनहरे मंच का एक और जोरदार झटका उन पर लगा। भयानक बल ने सीधे दोनों के हाथों से हथौड़ों को गिरा दिया। दोनों को ऐसे मारा गया जैसे कोई घर किसी विशाल खंबे पर उड़ता है। उनके चेहरे घातक रूप से पीले पड़ गए। जैसे ही सुनहरा मंच उन दोनों को दूर ले गया, राम का जादुई शैतान वानर ज्यादा एक्साइटेड हो गया और वो एक बार फिर धरती हिला देने वाले कदमों के साथ उन दोनों पर झपटा। ऐसा करते ही चिन्ना और शाही के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। वो तुरंत पीछे हट गए और साथ ही चिल्लाए, तुम जीत गए राम। ये सुनकर विशाल शैतान वानर के कदम आखिरकार रुक गए। चमक की वृद्धि के साथ शैतान वानर गायब हो गया और राम की आकृति प्रकट हुई। उसने अपने शरीर को थोड़ा मोड़ा और चिन्ना जोड़ी की ओर देखा। क्या हुआ, तुम लड़ना नहीं चाहते? राम ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ उन दोनों से पूछा। जो कहा गया उसे सुनने के बाद दोनों के चेहरे कांप उठे। आमतौर पर वो अन्य लोगों पर हावी होने के लिए अपनी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करते थे, फिर भी अब राम उन पर पूरी तरह से हावी हो गया था। यदि उन्हें लड़ना जारी रखना होता तो वो राम के लिए सिर्फ एक मानव पंचिंग बैग बनकर रह जाते। तुरंत उन्होंने बुरी तरह आह भरी और निराश होकर जवाब दिया, हम अब और लड़ना नहीं चाहते। तुम जानते हो कि तुम्हारा ऐसे हार मानना मेरी जीत है, राम ने कहा। लेकिन चिन्ना और शाही को जीत से ज्यादा अपनी जान प्यारी थी। राम के चेहरे पर मुस्कान थी। चिन्ना और शाही के चेहरे पर राम का खौफ। चिन्ना और शाही की हार ने कुदरती रूप से राम को बीजों की प्रतियोगिता के पहले राउंड का विजेता बना दिया था। राम के लिए पहला राउंड आसान रहा, लेकिन क्या राम आगे के राउंड आसानी से पार कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए शुद्धिपुरम, अ मिस्टीरियस किंगडम, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। बड़े महल के उत्तरी किनारे पर एक ऊंची दीवार के शीर्ष पर हरिवंश मोली, बलराम और कई अन्य गुटों के नेता वहां एकत्र हुए थे। उनके सामने थोड़ी दूरी पर एक अखाड़ा था। अखाड़ा महल से जुड़ा हुआ था और वहां कुल 5 सुरंगें थीं। उनमें से जो 5 इन 5 सुरंगों से निकले वो बीजों की लड़ाई के 5 श्रेष्ठ नामांकित व्यक्ति होंगे। उस ऊंची दीवार के ऊपर कई स्क्रीन्स थी। ये स्क्रीन महल के अंदर होने वाली घटनाओं को दर्शा रही थी। जब वो अपने विरोधियों के खिलाफ गहनता से संघर्ष कर रहे थे तो उनकी कई आकृतियां चमक उठी। इस बीच सभी लोग लगातार इन स्क्रीन्स को देख रहे थे। उनके तनावग्रस्त शरीरों से पता चलता है कि उनके दिल कितने घबराए हुए थे। वो योग्यताएं प्राप्त करने को लेकर अत्यधिक चिंतित थे। इसलिए भले ही ये बीजों की लड़ाई का पहला दौर था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। लड़ाई कई गुटों के बीच में चल रही थी। वहीं पर दूसरी ओर लड़ाई का पहला दौर जो राम, चिन्ना और शाही के बीच में छिड़ा था, भीड़ का ध्यान अचानक घूम गया और एक विशेष स्क्रीन पर केंद्रित हो गया। उस स्क्रीन पर 3 आकृतियां थीं। उन 3 आकृतियों की पहचान जानने के बाद भीड़ तुरंत हाँफने लगी। वो परशुराम भूमि के 2 लड़के होने चाहिए। वो वास्तव में भाग्यशाली हैं।
ऐसा लगता है जैसे उन्हें एक साथ रहने के लिए चुना गया था। तीसरा व्यक्ति राजशेखर परिवार से होना चाहिए। बलराम, ऐसा लगता है कि तुम्हारा राजशेखर परिवार वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या संभावना है कि आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा? दूसरे गुट के नेता ने जब बलराम की ओर देखा तो वो खूब हंसे। अभी जब उसने ये स्थिति देखी तो उसकी भौहें तन गई। हालांकि पहले दौर में एक ही गुट के 2 सदस्यों का होना अभूतपूर्व नहीं था। बलराम, ऐसा लगता है कि आपका राजशेखर पहले दौर में हताहत होने जा रहा है। एक और भूरे रंग के मोटे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने स्क्रीन की ओर देखा, इससे पहले कि वो अनजाने में हंसा और बोला, मोली, अपनी मुर्गियों को अंडों से निकलने से पहले मत गिनो। बलराम ने लापरवाही से इस अधेड़ उम्र के जानवर पर नजर डाली। वो व्यक्ति मोली संप्रदाय का नेता था। सोम जंगली नाम का वो जानवर हंसा और यह स्पष्ट था कि वह अनिवार्य रूप से प्रसन्न हो रहा था। अगर चिन्ना जोड़ी में से राम केवल एक ही से मिलता तो शायद वो असहज महसूस करता। हालांकि अब जब वो दोनों एक साथ हैं तो उनकी बेचैनी तुरंत गायब हो गई। ऐसा इसीलिए था क्योंकि वो जानता था कि उन दोनों के बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। अगर वो एक साथ काम करते हैं तो वो एक स्वर्ग शक्ति के योद्धा को भी हरा सकते हैं। इसीलिए भले ही राम की प्रतिष्ठा हाल ही में बढ़ रही है, लेकिन उसके लिए उनमें से 2 को अपने दम पर हराना मुश्किल होगा। भीड़ उस विशेष स्क्रीन को देखने के लिए मुड़ी। ऐसा लगता है जैसे वो सभी ये जानना चाहते थे कि ये महान व्यक्ति कितना सक्षम था, जो शुद्धिपुरम राजवंश में अपने लिए काफी नाम कमा रहा था। सबकी नजर राम पर टिकी हुई थी। कोई नहीं जानता था कि राम के सामने पहले ही चिन्ना और शाही ने हार मान ली है। बलराम की अभिव्यक्ति काफी शांत थी। उसने पहले राम और मेघनाद के बीच उस महाकाय लड़ाई को देखा था, इसलिए यहां तक कि एक सामान्य स्वर्ग शक्ति स्टेज अभ्यासी के लिए भी उसे हराना बेहद मुश्किल होगा। इसलिए भले ही चिन्ना की जोड़ी एक स्वर्ग शक्ति के योद्धा से मुकाबला करने में सक्षम थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि राम जितना ताकतवर दिखता था उसकी ताकत उससे कई गुना ज्यादा थी। चिन्ना ने सोचा भी नहीं था कि राम का सामना करना इतना मुश्किल होगा, वो भी तब जब उसके साथ शाही भी मौजूद था। चिन्ना और शाही की जोड़ी पर सबको नाज था और भरोसा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी शक्तिशाली जोड़ी भी राम के सामने कमजोर पड़ जाएगी। राम अकेला ही उन दोनों पर भारी था। जैसे ही भीड़ ने देखा चिन्ना और शाही ने फिर से राम पर वार कर दिया, राम एक पल के लिए चौंक गया, क्योंकि अभी कुछ देर पहले चिन्ना और शाही ने उसके सामने हार मानी थी। अब अचानक वार क्यों किया? राम को फिर पता चला कि सबकी नजर उन तीनों के मुकाबले पर है। राम भी पीछे नहीं हटा और उसने भी लड़ना शुरू कर दिया। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया सबके चेहरे की चमक बदलती गई। ऐसा इसीलिए था क्योंकि उन्होंने जिस योद्धा के विजय की कल्पना की थी वो साकार नहीं हो सका, बल्कि चिन्ना जोड़ी पर लगातार दबाव डाला जा रहा था और वो स्पष्ट रूप से नुकसान में थे। विशेषकर अंतिम हमले में ऐसा लगा मानो पूरी स्क्रीन हिल गई हो। इसी बीच विभिन्न संप्रदाय के नेताओं के चेहरे पर खौफ की झलक दिखी। इससे पहले कि वो स्क्रीन पर दिखाई देने वाले उस राक्षसी प्राचीन ड्रैगन को कुछ हद तक सदमे में देखते रहे, राम ने फिर से अपना ड्रैगन का वार कर दिया था। राम के ड्रैगन वार से जितना चिन्ना और शाही हैरान थे, उतने ही देखने वाले भी हैरान हुए। धनंजय मोली, धन्यवाद। जब उन्होंने स्क्रीन पर परिणाम देखा तो बलराम धीरे से मुस्कुराए। इससे पहले कि उन्होंने फौलादी हरी धनंजय मोली पर अपनी मुट्ठी बांध ली। उन्होंने केवल 2 प्रतिभागियों को भेजा था और उन दोनों को राम ने पहले दौर में सीधे बाहर कर दिया था। उससे वो इतना क्रोधित हो गया कि उसे लगभग खून की उल्टी हो गई। धनंजय मोली का चेहरा पूरी तरह से हरा था और वो केवल अपनी आस्तीनें बुरी तरह से हिला सकता था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि राम राजशेखर वास्तव में इतना शक्तिशाली था और यहां तक कि चिन्ना की जोड़ी भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। आखिरकार दूसरी बार चिन्ना और शाही राम के सामने बुरी तरह से हार गए थे और इस बार उनकी हार को सबने बड़ी सी स्क्रीन पर देखा। बधाई हो बलराम भाई। ऐसा लगता है जैसे राजशेखर परिवार के दोनों सदस्य पहले दौर से सफलतापूर्वक गुजर गए हैं। आसपास के कई गुटों के नेता उन्हें बधाई देते हुए मुस्कुराए। बलराम ने अपना अभिवादन वापस करते हुए मुस्कुराया। राम ने चिन्ना और शाही को तो आसानी से हरा दिया था। चिन्ना जोड़ी को सफलतापूर्वक हराने के बाद दूसरी स्क्रीन पर मेघनाद ने अपने 2 शत्रुओं को इतनी ही आसानी से हरा दिया। इसके बाद राम और मेघनाद दोनों सफलतापूर्वक अगले चरण में आगे बढ़ गए थे। मेघनाद जीत गया, अब उसके सामने कौन लड़ेगा? जैसे ही उन्होंने स्क्रीन की ओर देखा, बलराम की अभिव्यक्ति और अधिक गंभीर हो गई। ऐसा इसीलिए था क्योंकि वो समझ गया था कि हालांकि पहला राउंड पास करना आसान था, लेकिन अगले राउंड और अधिक कठिन हो जाएंगे। आखिरकार जो लोग अगले दौर में पहुंच सके वो सभी शीर्ष प्रतिभाशाली थे।
वास्तव में जो भी बदकिस्मत होता उसका सामना उन लोगों से भी हो सकता था जिनके पास योग्यता प्राप्त करने की संभावना अधिक थी। फिर एक विशाल और घातक लड़ाई निश्चित रूप से सुनिश्चित होगी। इसीलिए दो लड़ाइयां ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण थी। मेघनाद जरूर बीजों की प्रतियोगिता के लिए आया था, लेकिन राम और राजशेखर परिवार के प्रति उसकी नफरत को झुटलाया नहीं जा सकता था। बड़े हॉल में जब चिन्ना की जोड़ी ने हार मान ली तो हॉल के उत्तरी हिस्से में कसकर बंद किया गया कांस्य द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। जब राम ने स्थिति देखी तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस ओर चलने से पहले एक गहरी सांस ली। उस बड़े कांस्य दरवाजे के पीछे एक और बड़ा रास्ता भी था। कई मिनटों तक चलने के बाद राम को अंततः सुरंग के अंत में प्रकाश की एक झलक दिखाई दी। जैसे ही उसने प्रकाश का अनुसरण किया, एक विशाल हॉल जो पहले से दोगुना बड़ा था उसके सामने प्रकट हुआ। हॉल के अंदर कई बड़े खंभे थे जो ऐसे लग रहे थे जैसे वो स्वर्ग को भी सहारा दे सकते हैं। इस वक्त इस बड़े हॉल के अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। उस बड़े हॉल के बीच में उतरने से पहले की आकृति चमक उठी। फिर वो उस हॉल में जाने वाले दूसरे मार्ग की ओर देखने लगा। हालांकि उस मार्ग पर पूरी तरह से अंधेरा था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या वो अभी तक आया नहीं? राम मन ही मन बुदबुदाया। वो जानता था कि उसके जैसा ही एक और व्यक्ति होने वाला है जिसने उसके दोनों विरोधियों को हरा दिया है और उसके साथ युद्ध करने के लिए सफलतापूर्वक यहां आया है। राम जानता था कि उसके सामने और कोई योद्धा आने वाला है, क्योंकि वो खुद चिन्ना की जोड़ी को हराकर आगे आया है। अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर बड़े हॉल के बीच में राम चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें धीरे से बंद हो गई, जैसे कि वो स्वस्थ हो रहा हो और अपने प्रतिद्वंदी के आने का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही वो इंतजार कर रहा था, उसकी आभा बिल्कुल भी शांत नहीं हुई थी। भले ही वो नहीं जानता था कि उसका प्रतिद्वंदी कौन है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से जानता था कि बीजों की लड़ाई बेहद प्रतिस्पर्धी थी। जो कोई भी थोड़ा कमजोर होता उसे पहले दौर में तुरंत बाहर कर दिया जाता और केवल वही आगे बढ़ पाते जो निश्चित रूप से शीर्ष प्रतिभाशाली होते। वास्तव में अगर वो बदकिस्मत था तो उसका सामना उन लोगों से भी हो सकता था जिनके पास योग्यता प्राप्त करने की सबसे अधिक संभावना थी, जैसे हरे वस्त्र वाला मोली, जंगली संप्रदाय वाला योद्धा और कई अन्य ताकतवर योद्धा थे। अगर ऐसा होता तो राम सचमुच दुर्भाग्यशाली होता। भले ही वो मोली या जंगली संप्रदाय और अन्य को हरा सके, पर वो निश्चित रूप से थक जाएगा, क्योंकि राम सबकी ताकत के बारे में जानता था। ऐसा नहीं था कि राम का जीतना मुश्किल था, पर राम को जीत आसानी से नहीं मिलने वाली थी। उसके लिए उसे अपनी पूरी ताकत से लड़ना था। अगला दौर वास्तविक लड़ाई होने वाला था। आखिरकार जो लोग तीसरे दौर में पहुंच सकते हैं उनके पास बेहद ताकत होनी चाहिए। अगर राम अपनी चरम स्थिति में नहीं होता तो उसे गंभीर नुकसान होता। इसीलिए ये जानने के लिए सभी उत्सुक थे कि वास्तव में दूसरे दौर में उनका प्रतिद्वंदी कौन होगा। लगभग 10 मिनट से अधिक समय तक राम चुपचाप इंतजार करता रहा। इस बीच राम की भौएं धीरे धीरे सिकुड़ गई, क्योंकि वो उस काले काले रास्ते को घूरते हुए इंतजार कर रहा था। इतने लंबे समय के बाद भी क्या वो व्यक्ति अपने विरोधियों को परास्त करने में असमर्थ था? राम सोच में पड़ गया। अब तक कोई उसके सामने आया क्यों नहीं? राम की भौएं कसकर सिकुड़ गई, जबकि उसके शरीर के चारों ओर की आभा चुपचाप कमजोर हो गई थी, क्योंकि उसने धीरे से सफेद हवा का झोंका छोड़ा था। हालांकि जैसे ही आभा थोड़ी कमजोर हुई, उसके पीछे पत्थर के खंभों में से एक छाया अजीब तरीके से हिलने लगी। फिर वो छाया वास्तव में एक धुंधली आकृति में बदल गई। इससे पहले कि वो भयानक गति से राम की ओर वार करने लगे, ऐसा लग रहा था जैसे वो राम की आभा के कमजोर होने का इंतजार कर रही थी। राम को इतनी देर इंतजार करवा के उसके साथ खेल खेला गया था। उस आकृति का हमला बेहद अनोखा था और उसमें जरा सी भी आवाज या हवा नहीं थी। ये इतना भयानक था कि इससे किसी का भी कलेजा कांप उठता था। जाहिर है यह हमला प्रतिद्वंदी की ओर से आया था। हालांकि जिस बात ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया था वो ये थी कि वो व्यक्ति खुद को छिपा रहा था और तुरंत हमला करने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब तक राम उसकी सुरक्षा को कम कर दे, इतनी दूरी पर राम जैसे संपन्न योद्धा के पास भी अपना बचाव करने का समय नहीं था। इसलिए उस आकृति ने तुरंत राम की पीठ पर महत्वपूर्ण स्थान को निशाना बनाया। जैसे ही वो छाया राम की पीठ से आधा इंच दूर थी, वो अचानक जम गई। राम की शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा उसके शरीर से बाहर निकली और उसकी पीठ के पीछे कई मानसिक ऊर्जा अवरोधों में बदल गई। भले ही राम के ऊपर अचानक से वार हुआ, लेकिन राम एक सतर्क योद्धा था। राम! उसके हमले के विफल होने के बाद वो छाया तेजी से पीछे हट गई। इससे पहले कि वो एक खंबे के शीर्ष पर दिखाई देती, जैसे ही उसने राम की ओर देखा, वो लापरवाही से मुस्कुराया और कहा, तुम वास्तव में मेरे हमले से बचने में सफल हो गए। राम धीरे धीरे घूमा
और फिर उसकी नजर उस पत्थर के खंबे के शीर्ष पर पड़ी। उस स्थान पर वहां वो काले कपड़े पहने एक युवक था। इस बीच उस आदमी के चेहरे पर अहंकारपूर्ण भाव था। जैसे ही उसने काले कपड़े पहने उस युवक को देखा, उसकी आंखों में एक झटका सा झलक आया। वो युवक कोई और नहीं, जंगली संप्रदाय का सोम जंगली था। दिखने में बेहद क्रूर और भयानक ऐसा सोम जंगली भी राम की तरह पहले राउंड में जीत कर आगे आया था। सोम जंगली के बारे में राम ने भी पहले सुना था, लेकिन उसके वार के तरीके से राम उसे अब जान पाया। क्या राम सोम जंगली के सामने जीत पाएगा? चिन्ना जोड़ी को हराने के बाद सबकी नजर राम पर थी। क्या राम बलराम की आशाओं पर खरा उतर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए श्रुतिपुरम, अ मिस्टीरियस किंगडम, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।